वेलकम टू संकल्प आईएसपीसीएस। संकल्प आईएसपीसीएस में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दोस्तों एनसीईआरटी के क्लास 7th की चैप्टर नंबर 2 है। अभी तक क्लास एनसीईआरटी क्लास 6 पूरा कवर करवा दी है और भी बहुत सारा चीज़ कवर करवाया है। आप लोग वीडियो थोड़ा सा प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 कवर करवाने जा रहा है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए और चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिए। थोड़ा सा चैनल को मोटिवेशन दीजिए सब्सक्राइबर बढ़ाकर कि और बहुत सारा वीडियो बनाएंगे इससे रिलेटेड। इसके बाद देखते हैं चैप्टर नंबर 2 में राजा और उनके राज के बारे में देखते हैं। कहा जाता है कि 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ था जो मानचित्र 1 में देखते हैं। जैसे मानचित्र 1 में यहाँ देखते हैं, इस मानचित्र में ये हो गया आपका वाइट वाला पार्ट हो गया जितना है, चोला हो गया, ये राष्ट्रकूटा हो गया, ये पार्ट हो गया चामहा जैसे चौहान वंश का हो गया, ये पाल वंश हो गया। तो उस समय बहुत सारा राजवंशों का उदय हुआ। 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंश इसमें दिखाया है, जो 7वीं से 12वीं शताब्दी तक क्या हो गया, ये चौहान का, पाल का, चोला का और राष्ट्रकूटा का। इसके बाद नए राजवंशों का उदय के बारे में देखते हैं। 7वीं शताब्दी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। जो 7वीं शताब्दी के 7th सेंचुरी आते आते मतलब 600 AD के बाद बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः इन्हें अपने मतहत या सामंत के रूप में मानता देते। जो बड़े भूस्वामी थे उसको राजा सामंत के रूप में मानता देते थे, मतलब फ्यूडल। उसके बाद उसको एक बड़ी ज़मीन दे दिया जाता था। ज़मीन दे देने के बाद क्या होता था कि ये उस ज़मीन से लगान वसूल करके राजा को देता था और उपहार भी देता था। और धीरे धीरे राजा ये चाहते थे कि हमको लगान वसूल दे और हमारे कोर्ट में आकर हाजिरी लगाए। धीरे धीरे ये सामंत इतना बड़ा शक्तिशाली हो जाता था कभी कभी, और राजा को ये सैन्य सहायता भी प्रदान करता था। तो अधिक ज़मीन मिलने पर, अधिक संपत्ति होने पर ये सामंत इतना शक्तिशाली हो जाता था, कभी राजा को ही चैलेंज कर देता था कि हम आपसे स्वतंत्र हैं, आपके अधीनस्थ हम नहीं रहेंगे। तो यही एग्जाम्पल एक समय जो राष्ट्रकूटा एम्पायर है, ये राष्ट्रकूटा है, उस समय चोल वंश के अधीनस्थ हुआ करता था। ये 7वीं शताब्दी के आसपास चोल वंश के अधीनस्थ हुआ करता था और चोल वंश का ये राष्ट्रकूटा का सामंत था। क्या हुआ, ये इतना शक्तिशाली और इतना ज़मीन मतलब धनवान हो गया और सैन्य भी इसके पास था। तो क्या हुआ, चोल वंश को ही चैलेंज कर दिए। चोल वंश को चैलेंज करने के बाद इसके जो प्रधान थे दंती दुर्गा, चालुक्य के स्वामी को अधीनता से इनकार कर दिया और उसे युद्ध में हराया भी। उसके बाद ये दंती दुर्गा थे जो ब्राह्मण थे। बाद में एक हिरण्यगर्भ नाम की यज्ञ का अनुष्ठान करता है, जिसमें यह ब्राह्मणों की सहायता से, यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता है। और यह माना जाता है कि इससे याजक या जनमाना क्षत्रिय न होते हुए क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेते।
मतलब राष्ट्रकूटा के जो दंती दुर्गा था उसने चालुक्य स्वामी की अधीनता न स्वीकार किया और उसको हराया भी, और बाद में हिरण्यगर्भ नाम की एक याचक अनुष्ठान किया, मतलब यज्ञ अनुष्ठान किया। उसमें यह क्षत्रिय धर्म, ब्राह्मण से क्षत्रिय धर्म में कन्वर्ट हो गए। कुछ अन्य उदाहरणों में स्वामी उधामी परिवारों के पुरुष ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया था। मिसाल के तौर पर कंदब, मयूर शर्मन, गुर्जर प्रतिहार, हरिचंद्र ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक, राजस्थान में अपने राज सफलतापूर्वक स्थापित कर लिए। ये देख रहे दोस्तों, एलोरा की गुफा है। इसमें भित्ति चित्र है जो विष्णु और नरसिंह के अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, जो नरसिंह और विष्णु के जो पुरुष सिंह में दिखलाया गया। राज्यों में प्रशासन, इन नए राज्यों में कईयों ने महाधिराज, जो राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, तीनों भुवन की स्वामी और इसी तरह से अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की है। लेकिन इस तरह के दावे के बावजूद वे अपने सामंतों, साथ ही साथ किसान, व्यापारी, ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता का साझेदारी करते थे। इन सभी राजाओं में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। और राजस्व व्यापारी से भी उस समय राजस्व व्यापारी से भी लिया जाता था। और ये संसाधन राजा की व्यवस्था के वित्तीय आधार पर बनते थे। जो संसाधन लेते थे राजा के वित्तीय आधार पर बनते थे। साथ ही साथ मंदिर और दुर्गों का निर्माण में इस्तेमाल किए जाते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों में प्रयोग की संभावना बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारी की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी, प्रायः वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसी होती थी। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे। एक कर देखते हैं, 400 कर। 400 कर क्या है? तमिलनाडु के शासन करने वाले चोल वंशों ने उसके एक अभिलेख में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिले हैं। मतलब चोल वंशों ने उस समय 400 ज़्यादा टाइप के कर लगाए थे। सबसे अधिक उल्लेखित था बेटी, जो नकद के बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम, और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। मकान पर छज्जन डालने पर लगान कर वाले पर कर, खजूर या तार के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने पर लगने वाला कर इत्यादि उल्लेखित मिला है इस अभिलेख से। प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान के बारे में देखते हैं। प्रशस्तियाँ ऐसे ब्यौरा होते हैं जो शब्दस्थ सत्य नहीं भी हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती है कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए शूरवीर
विजय योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे और ये ताम्रपत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। ये ताम्रपत्र पर अभिलिखित होते, जो ब्राह्मण को जो भूमि में दान दिया जाता उसको ताम्रपत्र पर लिख दिया जाता कि हम आपको भूमि में दान दिया, ये प्रूफ रहता था। जो नागभट्टम की उपलब्धियां है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है और इसके बाद आपने पिछले जो चंद्रगुप्त प्रशस्ति के बारे में पढ़े हैं, संस्कृत में लिखी गई थी। ग्वालियर में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्टम के कामों का वर्णन इस प्रकार किया है। आंध्र सैंधव जो सिंध है, विदर्भ जो महाराष्ट्र का एक हिस्सा है, कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा है के राजा उनके आगे भी धराशायी हो गए थे जब ये राजकुमार थे। उन्होंने कनौज के शासक चक्रयुध को विजित किया। उन्होंने बंग जो बंगाल का हिस्सा है, अनर्थ गुजरात का हिस्सा है, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा है, किरात बनवासी, तुर्क वत्स मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राज्यों हैं और राजाओं को पराजित किया। ये प्रशस्तियां में सबका बखान दिया हुआ है। और इस ताम्रपत्र अभिलेख पर क्या लिखा रहता था और क्या दिया जाता था, लिखा हुआ है कि भूमि के साथ साथ क्या दिया जाता था। यह चोलों के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान में तमिल भाग का एक अंश है। हमने मिट्टी के मेरे बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर ये चीज़ें फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे, फलोधान, पेड़, कुएं, खाली जगह, चारागाह, एक गांव, बौबी, चबूतरे, नहरें, खाई, नदियाँ, दलदली जमीन, हौज, अन्नागार, मछलियों के लिए तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते, गहरी झीलें, जिससे यह भूमि मिलती थी वह इससे कर वसूल कर सकता था और वह न्यायाधिकारी द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाई गई कर वसूल सकता था। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता था। कुछ पक्की ईंटों से बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता था। बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता था। पेड़ और कांटेदार झाड़ियाँ लगवा सकता था। जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता था। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद न हो और तटबंधों का निर्माण हो। 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य की रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं की इतिहास दर्ज है। इसमें कल्हन नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया है। कल्हन ने अपने वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहास समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया है। प्रशस्तियों के उल्लेखों से विभिन्न वह अक्सर शासकों और उनके नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाया है। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। उस समय धन के लिए भी युद्ध किया जाता था। प्रत्येक शासक राजवंश के आधार पर कई क्षेत्र विशेषस्थ था। वे दूसरे क्षेत्र पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कनौज नगर। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट,
पाल वंशों के शासक सदियों तक कनौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। क्योंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में किया। जो त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन थे? गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूटा और पाल वंश। शासकों ने बड़े मंदिर का निर्माण करवाया और अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया, जो बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर ये सब प्रदर्शन करते थे। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। अफगान के गजनी का महमूद ऐसा ही एक शासक था। उसने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित हो भारतीय उपमहाद्वीप में 17 बार आक्रमण किया था, 1000 से 1025 ईस्वी तक। इसका निशाना था संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ था। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चौहान, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए, वे दिल्ली और अजमेर के आसपास क्षेत्रों पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्वी की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाह रहा था, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिम में उत्तर प्रदेश के गहवारों से टक्कर लेनी पड़ी। चहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय, जो 1168 से 1192 तक, जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी नाम के अफगान शासकों से 1191 में हराया, लेकिन दूसरे साल 1192 में उसके हाथों हार गया। चोल राज, नज़दीकी से एक नज़र देखते चोल राज का। उदयपुर से तंजावुर तक चोल वंश सत्ता कैसे आया, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। कावेरी डेल्टा में मुटियार नाम के एक प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थे। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मतहत थे। राजाओं के मतहत मतलब सामंत थे। राजाओं के मतहत मतलब सामंत थे। उरियार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयला ने 9वीं सदी में के मध्य में मुटियार को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया और उसने वहाँ तंजावुर शहर और निभुम शोधनी देवी मंदिर बनवाया। जो ये चोल वंश देख रहे हैं, विजयला के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और इसका राज अपना क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों के रूप में बढ़ाता गया। दक्षिण और उत्तर के पांडियन और पल्लव के इलाके इस राज का हिस्सा बना लिए गए। राजा प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता था, 985 ईस्वी में राजा बने और उसी ने इनसे ज़्यादा क्षेत्र पर अपने नियंत्रण विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन को भी पुनर्गठन किया। राजा के पुत्र राजेंद्र प्रथम उनकी नीतियों को जारी रखा। उसने गंगा घाटी, श्रीलंका, दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, चोला वंश के संस्थापक कौन थे? तो विजयला। उसके बाद राजा, उसके बाद राजेंद्र प्रथम इसके महत्वपूर्ण शासक हुए। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। राजा और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर और चोलपुरम के बड़े मंदिर
स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है। जो ये मंदिर देख रहे हैं गंगैकोंड चोलमपुरम की। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्थान के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों के द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि का उपज उन सारे विशेषज्ञों के निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते थे, इसके लिए काम करते थे। और पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि इसके लिए काम करते थे। ये सब काम करते थे मंदिर के लिए। दूसरे शब्दों में मंदिर की सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के भी केंद्र थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्टता कांस्य प्रतिमा बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमा संसार के सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती थी। ये चोला की कांस्य प्रतिमा है, ब्रॉन्ज से बनी हुई मूर्ति है। थोड़ा सा आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। चोल की कांस्य प्रतिमा है। ज़्यादातर प्रतिमा देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमा भक्तों की भी बनाई गई है। कृषि और सिंचाई उस समय का क्या था? चोलों ने कई उपलब्धियां कृषि में हुई है, नए विकासों के माध्यम से संभव हुई है। जो मानचित्र 2 में देखेंगे, मानचित्र 2 में देखते हैं। जो इसके बाद ये मतलब कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी से मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बट जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती और उससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होते रहती है। शाखाओं का अपना पानी कृषि विशेष चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता की मुहैया करवाता था। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले से विकसित हो चुका था, पर 5वीं या 6ठी शताब्दी में आकर इस इलाकों में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगल को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में ज़मीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे और पानी के खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियाँ अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों पर में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाया गया। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम की योजना की ज़रूरत होती थी, जो श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों को देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासकों साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोगों इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखलाई। साम्राज्य की प्रशासन। साम्राज्य किस प्रकार के संगठित था? किसानों की बस्तियाँ जो ऊर कहलाती थी, सिंचाई की खेती के साथ साथ समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांवों को समूह को नाडा कहा जाता था। ग्रामीण परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासनिक कार्य करते थे। धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामी को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुंबेद वेलन, 3 राजाओं की अपनी सेवा प्रदान करने वाला बेलन या किसान, और यार ये भूमि का प्रकार है। चोल अभिलेखों में भूमि के विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। बेलन बगई
गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि ब्रह्मदेव, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। शाला भोग, किस विद्यालय की रखरखाव के लिए भूमि, किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि। देवदान, तिरुन डकनी, मंदिरों के उपहार में दी गई भूमि। पल्ली चंदम, जैन स्थानों पर दान में दी गई भूमि। ब्राह्मणों को समय समय में भूमि अनुदान या ब्रह्मदेय प्राप्त होता था। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के एक दूसरे हिस्से में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आ गई। प्रत्येक ब्रह्मदेय की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामी की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करते थे। इनके निर्णय शिलालेखों के प्रायः मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर और ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते हैं। तमिलनाडु के चिंगलपुर जिले में उत्तर मेरूर में प्राप्त अभिलेखों से इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचे, मंदिर इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। ये सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों के पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। अभिलेखों की लिखित सामग्री ये सब था। थोड़ा सा पॉज करके थोड़ा सा देख लीजिएगा, जो वीडियो को छोटा कर देते हैं, पॉज को, इसको इमेज को देख लीजिएगा थोड़ा सा। इसके बाद है, ये था वीडियो चैप्टर नंबर 2 दोस्तों। जल्द ही चैप्टर नंबर 3 लेकर आएंगे आप लोग।